हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सताहा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फिजिक्स क्लास 9, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को, इस टॉपिक को आपकी किताब में ऐड करने का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो आप कहोगे सर जी, न्यूटन चाचू ने मुझे बताया था कि ऑब्जेक्ट जिस जगह पे मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी उस तरफ होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ को मूव कर रहा है तो इसमें लगने वाली फोर्स भी इस तरफ को होगी। मैं कहता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, नेट फोर्स। हम पढ़ते हैं नेट फोर्स क्या होती है। उससे पहले आप ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स नहीं, इस पे दो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, इसको हम क्या देते हैं एफ एक्स। और एक फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में, इसे हम क्या देते हैं एफ वाई। तो इन दोनों फोर्सेस को आपस में मिला के जो डायरेक्शन बन रही है, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को आपस में मिला के जो डायरेक्शन बन रही है, वो होगी हमारी रिजल्टेंट या नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो इस रिजल्टेंट फोर्स के केस में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, दो ऐसी फोर्सेस आ गई जो आपस में मिलके एक फोर्स बना रही हैं, जिसको हम रिजल्टेंट या नेट फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है इस नेट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, इस रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से दो? एक एफ एक्स और एक एफ वाई। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है फोर्सेस के टुकड़े बताओ। ठीक है, वो कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स into two or more mutually perpendicular components is called resolution of force। एक फोर्स को दो या दो से ज्यादा म्यूचुअल आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी कि एक्सिस के दरमियान बताना। फॉर एग्जांपल, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई, और अगर मैं ये जान लूं कि फोर्स कितनी है और इस फोर्स और ये बेस यानी कि एफ एक्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं थीटा। और अगर मैं ये जान लूं कि एफ और थीटा कितना है, तो मैं एफ एक्स और एफ वाई दोनों चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, ये किस तरह करेंगे, ये हम आज के इस टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये जो एरो हेड्स हैं हमारे पास, ये फोर्सेस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में है और एक फोर्स वाई डायरेक्शन में है। तो ये जो एरो हेड्स हैं, इनकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब है एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे आप इस तरफ लगाओगे और एक फोर्स आप ऊपर की तरफ लगाओगे, तो वो ऑब्जेक्ट ना तो इधर जाएगा ना वो ऊपर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट इन दोनों के दरमियान वाले हिस्से में यानी कि दरमियानी डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अब ये ऑब्जेक्ट ना इधर जा रहा है और ना ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इन दोनों के दरमियान वाली डायरेक्शन में कहीं पे मूव करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो y डायरेक्शन है यानी कि y कंपोनेंट है, ये अगर हम यहाँ पे लगा दें तो लेंथ तो दोनों की सेम बन रही है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एफ वाई है और ये जो लेंथ है, ये दोनों सेम है, तो मैं इसको भी एफ वाई कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें देखो, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं बन गया हमारे पास, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुई। तो इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल को समझना पड़ेगा और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आमतौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, तो आज इन्हें हम बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह वजूद में आई और इनका फ़ायदा क्या है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ओवर हियर। अब एक मैथमेटिशियन है,
उसको और कोई काम नहीं है, वो वेला बैठा हुआ है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो इन सब की लेंस जो है चेक कर रहा है, ठीक है। आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में नीचे वाले हिस्से को बेस कहते हैं, और बेस और एक तिरछी लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं, और वो जो तिरछी लाइन है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और एक जो स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर है बेस के, यानी कि बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब जो मैथमेटिशियंस हैं, नॉर्मली ग्रीक मैथमेटिशियंस की बात की जाए तो उनमें से एक मैथमेटिशियन फ्री बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है करने को, तो वो क्या करता है, इन सब की लेंस जो है वो कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, वो मेजर करना शुरू कर देता है। तो उसने क्या देखा कि अगर अगर हमारे पास सीटा सीटा 60 डिग्री हो, फॉर एग्जांपल, अगर यानी कि एंगल बेस और हाइपोटेनस के दरमियान 60 डिग्रीज है, तो फिर चाहे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल इतनी है, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल इतनी है, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल इतनी है, जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल साइज में बड़ी या छोटी हो, अगर एंगल 60 डिग्रीज है तो फिर क्या होगा। उसने क्या देखा कि ट्राइंगल की लेंथ जितनी मर्जी हो जाए, ट्राइंगल की लेंथ जितनी मर्जी हो जाए, अगर मैं परपेंडिकुलर की लेंथ और हाइपोटेनस की लेंथ मेजर करूं, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमेशा आंसर हमारे पास 0.866 आएगा। चाहे ट्राइंगल इतनी हो, चाहे इतनी हो या इतनी हो, हमारे पास दोनों की अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा जो है 0.866। तो मुख्तलिफ एंगल्स पे इन्होंने चेक किया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर सबका सेम था, एक एंगल पे सब राइट एंगल ट्राइंगल्स का आंसर सेम था। इसी तरह उस साइंटिस्ट ने कहा, उस मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर मैं बेस और हाइपोटेनस को आपस में डिवाइड कर दूं और अगर एंगल मेरे पास 60 डिग्रीज हो, तो फिर चाहे ट्राइंगल इतनी हो या इतनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका आंसर हमेशा 0.5 आएगा, हमेशा इनका आंसर 0.5 आएगा। अच्छा, अब इनसे हमें फायदा क्या होगा, वो ये कह रहा है कि अब इसमें देखो कि अगर आपको एंगल बता दिया जाए, एंगल बता दिया जाए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस और हाइपोटेनस के दरमियान थीटा जो है वो फॉर एग्जांपल 60 डिग्रीज है या 45 डिग्रीज है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्रीज की हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एंगल हमारे पास 60 डिग्रीज है, तो अगर आपको कोई भी एक लेंथ बता दी जाए, चाहे वो परपेंडिकुलर की हो, बेस की हो या हाइपोटेनस की हो, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस की लेंथ मेजर करते हो, तो वो आपके पास आती है 4, और आपको एंगल पता है थीटा कितना है 60 डिग्रीज, और आपको ये भी पता है कि अगर थीटा 60 डिग्री हो और मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड करूं, तो हमारे पास हमेशा आंसर सेम आना चाहिए। क्या आंसर होता है वो? 0.866। तो अब आप क्या करोगे, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे एक जादू वाली बात आ जाएगी। आपको सिर्फ उसने क्या बताया कि हमारे पास हाइपोटेनस इतनी है, मुझे परपेंडिकुलर बता दो, तो आपने परपेंडिकुलर बता दिया बगैर मेजर किए। आप उसे कहते हो मैं ये मेजर नहीं करूंगा, आप परपेंडिकुलर मेजर करके चेक कर लो, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा कि इसके परपेंडिकुलर की, इस राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी है, कितनी लेंथ है। सिर्फ आपको क्या चीजें पता होना चाहिए, सिर्फ एक एंगल थीटा बता दिया जाए और इनमें से कोई एक लेंथ बता दी जाए, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, बेस हो या हाइपोटेनस हो। आपको सिर्फ एक थीटा या सिर्फ एक वैल्यू बता दी जाए, तो आप तीनों वैल्यूज किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये अभी हमने पढ़ा। इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइंटिस्ट कहते हैं, मैथमेटिशियंस कहते हैं, बार बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिखने की क्या जरूरत है, इनको कोई एक नाम दे देते हैं, एक छोटा सा नाम, शॉर्ट एंड स्वीट नाम दे देते हैं। उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जगह हम कह देंगे साइन थीटा। बार बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिखने की क्या जरूरत है, इसकी जगह सिर्फ हम एक लफ्ज लिखेंगे, वो होगा साइन थीटा। और इसी तरह बेस और हाइपोटेनस बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इसकी जगह हम सिर्फ एक लफ्ज लिख देंगे, वो होगा कोस थीटा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है और कोस थीटा बेस और हाइपोटेनस होता है, हमसे तो ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं।
तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूला है हमारे पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, देखो सम एस है तो इसका मतलब है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर ओवर एच से हाइपोटेनस। इसी तरह कर्ली सी है तो कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू बी से बेस ओवर एच से हाइपोटेनस। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। देखो इसी तरह एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको कहते हैं tan थीटा। इसको कहते हैं tan थीटा। टी से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेशियो है, डिवीजन है। राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स की आपस में डिवीजन है और वो डिवीजन हमेशा एक सेम कांस्टेंट आंसर जो है हमें प्रोवाइड करती है अगर एंगल हमारे पास सेम हो। यही वजह है कि इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, बैक टू आवर लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पेपर के एतबार से, और ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी एक फोर्स है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं इस केस में, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है। और वर्टिकल कंपोनेंट को हम वाई कंपोनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। यही वजह है कि इसको हमने एफ वाई और इसको एफ एक्स कह दिया। और इन दोनों फोर्सेस को किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं एक्स डायरेक्शन में अगर इस तरफ को मूव करता हूँ, इस तरफ को फोर्स लगाता हूँ, और वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो ना ये बोर्ड मार्कर यहाँ जाएगा, ना ये बोर्ड मार्कर इधर ऊपर जाएगा। तो ये बोर्ड मार्कर क्या करेगा, तकरीबन इन दोनों के दरमियान वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। डिपेंड करता है कि मैं इस तरफ कितनी फोर्स लगा रहा हूँ और ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें आती हैं, एक उसकी डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मैं ये तो बता दूंगा कि ये बोर्ड मार्कर इस डायरेक्शन में जाएगा, आप पूछोगे सर जी कितना आगे जाएगा, फोर्स कितनी है? ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें मैटर करती हैं। तो इसका मतलब है कि इस बोर्ड मार्कर पे दो फोर्सेस ऐड हो रही हैं, एक एक्स डायरेक्शन वाली और एक वाई डायरेक्शन वाली। फिर जाके वो जो एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स है हमें वो मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। एरो से मुराद ये है कि इसकी हम डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं इसके साथ। इसका मतलब है कि वेक्टर F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपकी बुक पे जो है नेमिंग भी की गई है। तो सबसे पहले आप देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन जो होती है उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ओरिजिन भी इसको कहते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ O। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो O से इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो हम अपनी मर्जी से इसको कह देते हैं A। और एक ये पॉइंट हमारे पास बच गया, इसको हम कह देते हैं B। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई OA एंड B। OA एंड B। अब स्टूडेंट्स, एज अकॉर्डिंग टू आवर लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें हमें बताया गया था कि रेजोल्यूशन क्या होती है कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड करना है। कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब इन दोनों को हमने देखना है कि इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला आता भी है या नहीं, और हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं इनका कोई फायदा भी है कि नहीं। तो देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है? एफ एक्स। क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, इस वजह से हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। अगर राइट वाली साइड पे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट वाली साइड पे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाली साइड पे है तो फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने इससे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी कोस थीटा। तो हम देखते हैं कोस थीटा किसके इक्वल है? सम पीपल हैव सी कर्ली कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो हम ये कह सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस।
तो अब हम दोबारा से इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इसमें कोस थीटा बेस हमारे पास क्या बन रही है, एफ एक्स, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या बन रही है, एफ। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास थी एफ एक्स ओवर हाइपोटेनस हमारे पास है एफ। हमारे पास वैल्यू आ गई कोस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ। ये एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। इसका मतलब है कि अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू नहीं पता, किसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट नहीं पता, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गिवन है फोर्स की कि कितनी फोर्स है और किस डायरेक्शन में है, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स यहाँ रिजल्टेंट फोर्स है। और अगर वो आपसे पूछता है कि मुझे बताओ कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स होगी और वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स होगी, तो सबसे पहले हमने एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला बनाया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। आपको सिर्फ दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक थीटा की वैल्यू और एक एफ की वैल्यू, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू। तो आप फाइंड कर लोगे कि एफ एक्स कितनी है। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट में देखो, हमने जिस तरह कोस थीटा पढ़ा, हमारे पास एक साइन थीटा था, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, सम एस से साइन और पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब इन दोनों में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स, एफ वाई। तो हम एफ वाई परपेंडिकुलर की जगह पुट कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस तिरछी लाइन को कहते हैं, इसको इंक्लाइंड लाइन को भी हाइपोटेनस कहते हैं, वो है हमारे पास एफ। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। तो एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या देते हैं, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई।